अगर सच सच बताऊं तो आजकल हर कोई यही गलती कर रहा है। लोग एग्रो टूरिज्म बिजनेस में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास ये ज़मीन कम है, इस वजह से कोई फेल नहीं होता है। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने फार्म को एक प्रोफेशनल बिजनेस के सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन ही नहीं किया है। किसी ने काउ शेड गलत जगह बना दिया है, किसी ने पानी की प्लानिंग नहीं की, किसी ने पेड़ों के शेड के भरोसे गेस्ट की डाइनिंग शुरू कर दी, किसी ने लोन लेके लैंड खरीद लिया और किसी ने एग्रो टूरिज्म को रिजॉर्ट समझकर उसकी असली सोल मतलब उसकी आत्मा ही खत्म कर दी। और इसी कंफ्यूजन के बीच सतारा के कराट के पास बेलदारे गांव में एक ऐसा एग्रो टूरिज्म मॉडल खड़ा हुआ है जिसका नाम है आपला गांव। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ एक फार्म टूर नहीं है। आज हम देखने वाले हैं कि एक एग्रो टूरिज्म सेंटर सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट नहीं होता है, ये एक सिस्टम होता है। लैंड की प्लानिंग का सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम, लोकल मैन पावर का सिस्टम, फूड, फार्मिंग, काउ, रिसाइकलिंग, क्राउड कंट्रोल और गेस्ट एक्सपीरियंस का कंप्लीट मॉडल होता है। ये आप स्क्रीन पर जो ग्रीनरी या हरियाली देख रहे हैं, ये ओवरनाइट नहीं बनती है। यस, मुझे पता है नर्सरी से ऑलरेडी 10 से 15 साल पुराना पेड़ आप गमले में उठा के अपने खेत में लगा सकते हो, लेकिन पेशेंस का कुछ अपना ही मजा है। लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलेंगे तो इसके पीछे पेशेंस रहता है, संयम है, गलतियों से सीखने का करेज है और सबसे इंपॉर्टेंट है एक लॉन्ग टर्म विजन है। इस पॉडकास्ट में ये 7 पार्ट वीडियो सीरीज में लेके आया हूँ। मैं सिर्फ आपको ये आपला गांव का एग्रो टूरिज्म सेंटर सिर्फ दिखा के छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। दूसरों की तरह मैं आपको डिकोड करके साबित करने वाला हूँ कि एक सीरियस एग्रो टूरिज्म बिजनेस के पीछे कौन सा हिडन डिसीजन काम करता है। और इसी वजह से पार्ट 1 में हम करेंगे आपला गांव जो एग्रो टूरिज्म सेंटर है इसका एक वर्चुअल टूर और समझेंगे प्लानिंग और लोकेशन का सच क्या है ज़मीनी हकीकत में। उसी तरह पार्ट 2 में बात होगी पॉइजन फ्री मतलब जहर मुक्त खाने के बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में और देसी गौ माता का इकोसिस्टम को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। और फिर पार्ट 3 में आएंगे। पार्ट 3 में हम दिखाएंगे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्टाफ और पॉलिसी लेवल के फाउंडेशंस को। और इसी तरह पार्ट 4 के वीडियो से आप समझेंगे कि रिमोट लोकेशन का जो प्रॉब्लम, जो आप इतने दूर से आप अपने एग्रो टूरिज्म सेंटर को ऑपरेट कर रहे हो, ये एक प्रॉब्लम है या ये एक एडवांटेज है आपके लिए, ये भी समझेंगे। और उसके बाद आते हैं 5th पार्ट में हम लोग रेवेन्यू मॉडल, फूड मार्जिन, मैंगो फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स और जीरो वेस्ट इकोसिस्टम को भी डिकोड करेंगे कि ये कमाते कैसे हैं, ये एग्रो टूरिज्म चलता कैसे है फाइनेंशियली। और 6ठे पार्ट में बात होगी क्राउड को सही से फिल्टर आउट करने की, उनकी सेफ्टी की, सोशल बैलेंस को मेंटेन करने की और कैसे आप अपने फार्म में सालाना 40 से 50 हजार विजिटर तक आप अपने फार्म पे लेके आ सकते हो, उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये भी समझेंगे। और आखिरी में आते हैं 7वें पार्ट की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे केस स्टडी से आप क्या सीख सकते हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए और आपके फार्म के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप क्या होना चाहिए। तो अगर आपके पास ज़मीन है या आप लैंड खरीदने का सोच रहे हो या आपके एग्जिस्टिंग फार्म उतना रिटर्न नहीं दे रहा है जितना कि एक्चुअली आप सोच रहे हैं, तो यस, ये सीरीज कैजुअली बिल्कुल भी मत देखिएगा। पूरा का पूरा फोकस लेके पूरा 1 से लेके 7th पार्ट तक पूरा पार्ट बाय पार्ट जरूर ये वीडियो सीरीज देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस सीरीज का एक पॉइंट आपको लाखों रुपए की गलती से बचा दे। एंड यस, ये भी हो सकता है कि आपको इस आपला गांव एग्रो टूरिज्म सेंटर के मॉडल को देखकर आपको ये समझ आ जाए कि एग्रो टूरिज्म बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले
कंस्ट्रक्शन नहीं, डायरेक्शन की क्लैरिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड यस, कभी कभी ये भी कहा जाता है कि दूसरों की गलतियों से सीखकर आप भी अपना लाखों का नुकसान होने से खुद को बचा सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो केस स्टडी है महाराष्ट्र से आ रही है, चाहे आप देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में बैठे हुए हो, लेकिन इंसान तो इंसान ही होते हैं। तो दूसरों की हुई लाखों रुपए की गलती को आप अपने खुद का लाखों रुपए का नुकसान होने से रोक सकते हो, खुद को बचा सकते हो। एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रिस्क लेट स्टार्ट करना नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है गलत डिसीजन लेना, गलत बजट, गलत मॉडल, गलत डायरेक्शन और फिर मंथ्स या इयर्स का वेस्ट हो जाना। सालों साल इसमें निकल जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप अंदाज से नहीं, क्लैरिटी से स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे एग्रो टूरिज्म फिट चेक एंड डायरेक्शन कॉल के लिए अभी अप्लाई करो। ये एक एग्रो टूरिज्म का कंसल्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पेड सेशन है हमारे साथ, जहां हम आपकी एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे समझते हैं, ताकि आपको एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड सही मार्गदर्शन 1-to-1 दे पाए। ये सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर सीरियस पीपल। तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी इस वीडियो के नीचे या ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन करके आप इस सेशन को हमारे साथ अटेंड कीजिए। और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। बाय द वे, मैं हूँ विवेक गहतराज, आपका एग्रो टूरिज्म कंसल्टेंट। चलिए शुरू करते हैं आपला गांव सतारा के वर्चुअल टूर से, जो कि महाराष्ट्र में बेस्ड है, और इसीलिए इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। क्या आपको पता है, आज से दशकों पहले यहाँ पर गाय तक आने से डरती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो 9 एकड़ का एग्रो टूरिज्म सेंटर है आपला गांव, दशकों पहले बहुत ही रूखा सूखा, ऑलमोस्ट लाइक बंजर टाइप का ज़मीन था। यहाँ एक घास का तिनका तक नहीं उगता था, और दशकों बाद आज आप देख ही सकते हैं ये फार्म दिखने में ही कितना सुंदर हरा भरा है एग्रो टूरिज्म की वजह से। अब ऊपर से फार्म का ओवरव्यू ड्रोन शॉट के जरिए तो दिखा दिया। अब चलिए 2D में नीचे आते हैं और इसके एंट्री गेट से मैं आपको एक एक करके ये वर्चुअल टूर फार्म का दिखाना शुरू करता हूँ। एंट्री में ही सबसे अच्छी बात इस फार्म की ये लगी कि यहाँ पे ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। ये कोई रिजॉर्ट बिजनेस नहीं है, ये एक सात्विक बिजनेस है, जहाँ पर आपको मौका मिलता है शुभ लाभ एग्रो टूरिज्म बिजनेस के जरिए कमाने की। अगर आप गौर से देखेंगे, इस फार्म का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो श्री वन लक्ष्मी कृषि पर्यटन केंद्र के नाम से ये रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका जो ब्रांड नेम है वो आपला गांव के नाम पे ये रखा गया है। क्यों? है ना ये इंटरेस्टिंग। उसी तरीके से यहाँ पे इस पीले कलर के बूथ में ये कुछ लिखा हुआ है। हालांकि मुझे मराठी उतनी पढ़नी तो आती है नहीं, लेकिन जिनको मराठी पता है या फिर गूगल ट्रांसलेट इमेज से जनरेट कर सकते हैं, उनके लिए काम का हो जाएगा। देखिए, आपके मदद के लिए मैं इस फार्म के सारे एग्रो टूरिज्म के पैकेजेस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लिटरली दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, दूसरे का प्राइस पॉइंट, दूसरे लोगों का एग्रो टूरिज्म का पैकेजेस को सिंपली नो ब्रेनर की तरह कॉपी पेस्ट करते हैं और खुद नुकसान में चले जाते हैं। तो मुझे पता है ये गलती मेरे व्यूअर्स इस YouTube चैनल पे कर ही नहीं सकते, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए ये सारे पैकेजेस एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है, इस जगह फल मसाले ये सब फार्म से आते हैं अच्छे से प्रोसेस करने के बाद, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। इनका एक गौशाला भी है जहाँ से ये पंचगव्य के नाम पे ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे चीज भी वो अपने एग्रो टूरिज्म फार्म में बेचते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे दूध से बनने वाली मिठाइयाँ, घी, रबड़ी, हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है। अब आते हैं इस बड़े बोर्ड के तरफ, जहाँ पर एग्रो टूरिज्म के नाम पे ये बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है लोगों को एडुटेनमेंट देने के लिए। मतलब एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो गया तो वो रिजॉर्ट या फिर अम्यूजमेंट पार्क लगेगा,
और फार्म में अगर आके सिर्फ पढ़ाते ही रह गए तो बड़ा बोरिंग लगेगा। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे एडुटेनमेंट की सुविधा दी गई है, जिसको कि आप पॉज कर करके आराम से इस वीडियो में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इनके एंट्री पॉइंट में ये सारी चीज़ लगाना और लोगों को इन्फॉर्मेशन देना काफ़ी सही लगा। अब सीधी सीधी बात कहें, एग्रो टूरिज्म सेंटर हो और नेचर खेती बाड़ी ना हो तो मज़ा नहीं आता है। और इसी के चलते इस एग्रो टूरिज्म सेंटर के ओनर के साथ मैं पर्सनली ये फार्म देखने गया कि किस तरीके से नेचुरल फार्मिंग पद्धति को इस्तेमाल करते हुए गौ माता के मदद से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक फार्म डेवलप हुआ है। तो इसका जायज़ा भी मैं लेने इस फार्म पे गया। और सबसे बेहतरीन पार्ट ये है कि ये फार्म के ओनर हमारे ही तरह नेचर लवर और फार्मिंग एंथुजियास्ट है। उन्होंने एक एक चीज़ें करके मुझे इस फार्म की इतनी बारीकियां समझाई अपने लेवल से। वाकई में मुझे इतनी खुशी हुई कि ये एग्रो टूरिज्म के नाम पे फर्जी रिजॉर्ट तो नहीं चला रहे हैं ना। इस चीज़ का मुझे बहुत आनंद आया कि एक ऑथेंटिक एग्रो टूरिज्म सेंटर अपने फार्म में चला रहे हैं, जहाँ पे लोगों को वो नेचर के बारे में, खेती बाड़ी को लेकर जागरूकता बढ़ा रहे हैं लोगों की, और आने वाले नई पीढ़ी की भी, छोटे छोटे बच्चों की भी। इसके अलावा भी मुझे ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि स्कूल के बच्चे तक यहाँ पे आके फार्म टूर के लिए बैठते हैं ओनर के साथ, एम्प्लॉय के साथ नहीं। और ओनर यहाँ पे इस फार्म का प्रॉपर फार्मिंग से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाते हैं। यहाँ पर स्कूल के बच्चों को तो छोड़ो, लेकिन इसके साथ साथ स्कूल के टीचर्स भी एजुकेट होते हैं नेचर को लेकर। तो ये फार्म के ओनर उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं टूर के लिए। इस फार्म में सिर्फ बच्चों को सिखाया नहीं जाता है, बल्कि फार्म में टूर करा के दिखाया और प्रैक्टिकली समझाया जाता है। अब थ्योरी पढ़ाई बहुत हो गई, प्रैक्टिकली दिखा भी दिया, नाउ मस्ती टाइम। अब यहाँ से बैलगाड़ी राइड स्टार्ट होता है इनके एग्रो टूरिज्म सेंटर में बच्चों के लिए और आने वाले गेस्टों के लिए भी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लू बैच के बच्चों का खत्म हो गया। अभी सेम स्कूल के बच्चे दूसरे बैच के आना शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं ये रेड एंड येलो बैच क्या करते हैं। इसके पीछे अभी ऑरेंज बैच के बच्चे भी आ रहे हैं। सो इसीलिए जस्ट आप इमेजिन करके देखिए, अगर आपका भी फार्म स्कूल के बच्चों के हिसाब से, उसके क्राउड को हैंडल करने के हिसाब से अगर पहले से ही प्लानिंग के मुताबिक ऑप्टिमाइज रहेगा, तो कितना फ़ायदा आपको वॉल्यूम में मिल पाएगा। ज़रा सोच के देखिए। बच्चों को सिर्फ नेचर और फार्मिंग के बारे में बता के फ़ायदा नहीं है, आपको बच्चों को अपने फार्म पे इंगेज करना पड़ेगा। अगर आपने वो डिवाइसेस या वो तरीका इजाद कर लिया है जिससे खेती बाड़ी से जुड़ के कैसे बच्चे इंगेज रह सकते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आपको उतना आइडिया नहीं है, तब आप यहाँ पर इन जैसा कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी गो राउंड भी है, काफ़ी अच्छे हद तक झूले भी लगे हुए हैं, ताकि बच्चे भी यहाँ पर खुल के खेल सके। एग्रो टूरिज्म में जो इस तरीके का सेटअप है, वो बच्चे खुद से ऑपरेट करना जानते हैं, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा मैन पावर का इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी उस तरीके से सही है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल क्लाइंबिंग और रोप क्लाइंबिंग भी है। ऑब्वियसली नेट वाला रोप क्लाइंबिंग है यहाँ पे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर बच्चों को पता है कि किसके बाद क्या उनको यूज़ करना है, तो अपने तरीके से यूज़ कर ले रहे हैं। तो क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड, क्या आप प्योरली एग्रो टूरिज्म थीम को ध्यान में रखते हुए इससे बेटर सेटअप बना सकते हैं क्या? ज़रा सोच के देखिए। और इसके साथ साथ छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल है, जहाँ पे उनके जो उस बैच के जो हेड है, फैकल्टी, वो बच्चों के साथ यहाँ पे उतरे हुए हैं जस्ट टू मॉनिटर देम। तो बजाय इसके कि आपका स्टाफ रहे, ये स्कूल के स्टाफ भी वहाँ पे रहते हैं। एंड ऑब्वियसली इनका जो एग्रो टूरिज्म के स्टाफ भी रहते हैं बाहर में, स्विमिंग पूल के बाहर मॉनिटर करने कि बच्चे सब सेफ है या नहीं। और इसके साथ साथ जो और थोड़ा सीनियर बच्चे हैं, तो उनके साथ भी सीनियर फैकल्टी पानी में उतरती है मॉनिटर करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, ताकि बच्चे सेफली इस स्विमिंग पूल में एंजॉय कर सके। यहीं पे स्विमिंग पूल के साइड में लग के
ये आपका रेन डांस का फैसिलिटी बना हुआ है, जहाँ पर इस स्कूल के जो उस बैच के हेड हैं वो बच्चों को वहाँ पे लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इससे आपके एग्रो टूरिज्म सेंटर के लिए ये फ़ायदा हो सकता है कि आपको अपने बहुत ज़्यादा स्टाफ इंगेज नहीं करने पड़ेंगे, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल के स्टाफ का रहता है। तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पर क्लोजली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी बीइंग ऑन द सेफर साइड, आप अपना खुद का भी स्टाफ मॉनिटरिंग के लिए, सेफ्टी के लिए रखिएगा ज़रूर। वैसे यहाँ पे और जो बड़े बच्चे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा गहराई वाले पानी पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हर बच्चे के पीछे एक स्विमिंग जैकेट भी अवेलेबल करा के दी गई है, डिस्पाइट बच्चे को स्विमिंग आती हो या नहीं आती हो। ये एक इनके फार्म का ये सेफ्टी नॉर्म है बड़े बच्चों के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा। इसी बहाने मैं भी इनके इस मल्टी यूटिलिटी हॉल में आ गया हूँ, ये देखने और समझने के लिए कि ये वाकई में इतना बड़ा क्यों है। इसकी ये मल्टीपल सिटिंग कैपेसिटी मुझे ये समझा रही है कि एक बार में ये बड़े वॉल्यूम के क्राउड को आसानी से इतनी बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट होने की वजह से हैंडल कर सकते हैं। इतना मैसिव खाना खाने का जो शेड एरिया बनाने का ये स्टोरी कहाँ से आया, ये सब कुछ आज के हमारे इस पॉडकास्ट में अपकमिंग जो एपिसोड्स है उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्यों उन्होंने इतना बड़ा सेटअप बनाया। इसके बारे में भी उन्होंने हमारे दूसरे एपिसोड्स में चर्चा की है, खुल के बताया उन्होंने। वैसे खाने पीने की भी व्यवस्था वेल मैनेज रखने के लिए ये सारे सेटअप्स काउंटर में चाहिए होते हैं। हर एक की हाइजीन और साफ सफाई का भी बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। एक कंप्लेन, एक कॉकरोच, एक चम्मच में दाग, एक थाली में स्टेन खाने का, और आपका पूरा का पूरा रेपुटेशन वो मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए बड़े ही साफ सफाई से सारी चीज़ों का मेंटेनेंस और मैनेजमेंट किया जाता है। इनके इस खेत में हाइजीन, साफ सफाई और उससे भी बढ़िया टेस्टी खाना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से लोग यहाँ पे ग्रुप्स में आते हैं, भीड़ लगाते हैं और इंजॉय करके जाते हैं। और किसी भी एंगल से ये आपको होटल का खाना तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप गांव घर में आके अपने ही घर का खाना खा रहे हैं। हालांकि इसके ओनर जो है वो खुद एक होटेलियर रह चुके हैं। ऑब्वियसली इनका चलता फिरता एक होटल भी है मुंबई शहर में, लेकिन फिर भी ये गांव की सादगी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, क्वालिटी मेंटेन रखते हुए। और पर्सनली कहूँ तो मुझे भी बहुत सुकून लगा कि ये होटल वाला कॉन्सेप्ट, जो मुंबई शहर वाला कॉन्सेप्ट उठा के उन्होंने यहाँ पे पटक नहीं दिया है। उन्होंने गांव के हिसाब से इसको सुपर कस्टमाइज करके गांव के सीधे साधे लोगों से स्टार्ट करके शहरी तक सबको इन्होंने गांव के साथ, ये खाने के साथ, ये नेचर और वातावरण के साथ लोगों को काफ़ी अच्छे से जोड़ दिया है। अगर टेबल चेयर और खाना देख देख के अगर आप बोर हो गए हैं तो चलिए अब एक एक्साइटिंग मैजिक शो आपको दिखाते हैं। हो सब लेबल ध्यान में रखना इसका। इसको मैं रुमाल में डाला, देखो आपा का पूरा ध्यान इधर है, तीनों साहब का, कैमरामैन साहब का भी ध्यान इधर है। ये देखो है, हाँ बेटा टच करके देखो है क्या नहीं है। आपा आप देखो, आपा इसको छोड़ना नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो आपा सीधे हाथ करो, एक हाथ कंबर पे, ये गुम हो जाएगा तो नानी आपके पास से 100 रुपया भर के लाएगा। छुट्टा है 100 रुपया? नहीं नहीं, मजाक किया। ये थैली है बेटा, आपने कभी बिच्छू पकड़ा? नहीं बिच्छू नहीं है, नहीं ये देखिए ये थैली पिशवी। दिन में मैजिक शो करता है, घर में कांदा पटाटा रहता है। बेटा हाथ डालो इसमें, जल्दी, नहीं डर कुछ है नहीं है बेटा। इसको ऐसे पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो ऐसा बेटा, ये हाथ ऐसे ऊपर कर दो बेटा, छोड़ना नहीं। हाँ कोई 1 to 9 छोड़ दो आपा, छोड़ दो शो आपा। टैनिस नहीं हाय आपा, हाथ में ऐसे आपा, मुट्ठी बंद करो, बोलो पुप्पो, फेंक दो यहाँ पर बेटा, मुंह खोलो, आपका नहीं थैली का, थैली का हाथ डाल के निकालिए, निकालो, ताली हो जा, सब आ गया। सब यही मैजिक है सर, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। थैंक यू बेटा, थैंक यू आपा।
सलीम सलमान खान के अब्बा का नाम है, तो सलीम साहब के लिए मैंने लड्डू लाया। साहब ये दुबई का लड्डू, दुबई का। साहब देखो 1.5 महीना भूख नहीं लगेगा सलीम साहब को। साहब दोनों हाथ ऐसे, 1.5 महीना भूख नहीं लगेगा। ऐसे हाथ करिए, भूख चाहिए। ऐसे हाथ करिए, ऐसे हाथ करिए। सलीम भाई ऐसे ताकत लगाओ, स्प्रिंग तो नहीं ना? नहीं। एक हाथ कमर पे ऐसे, अमिताभ बच्चन के जैसा ऐसे। देखो पूरा अमिताभ बच्चन बन गया। देखो बोलो 1 2 3 4। 1 2 3 4। देखो इधर भाई साहब को सुनना नहीं आता। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 2 3 4। वन्ने रन्ने मुने नाले, रन्ने मुन्ने नाले। तमिलनाडु का आता है। बोलो सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया। वो खा गया है सच में। बोलो लड्डू खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा। खा जाओ। रुको रुको, मैं बोलो पुप्पू। देखो साहब लाइए मेरे पास। सर ये गुजरात का कपड़ा है, सूरत का। ये देखिए 1 2 3 4 गुजराती में 1 2 3 4। ये बांसुरी है ना कर्नाटक का, बैंगलोर का। 1 2 2 3 नाको 1 2 3 4 कन्नड़ा गुजराती में बोला साहब। ये लड्डू सर ये बैग में रख दिया, यहाँ पर रख दिया। देखिए मेरा हाथ खाली सर, हाथ खाली। ऐसे रुको अमिताभ बच्चन के जैसा। लड्डू आ गया साहब। आप कहाँ देखेंगे? ड्राइवर साहब की तरफ देखो। आ करो, आ नहीं बड़ा करो, मुंह बंद करिए। पेट में लड्डू गया सर इनके। देखो सब हाथ लगा। वैसे लड्डू है नहीं है, मैं निकालेगा। कंबर पे आ दो साहब। मेरा हाथ खाली, डब्बा खाली। मैं 1 2 3 बोलूंगा, इस पे आप हाँ बोलो। कैसे बोलेंगे? हाँ सब जोर से आप फंस जाएगा। 1 2 3 बोलो हाँ। हाँ देखो आ गया। ताली बजाओ साहब, लड्डू आ गया। हम लोग चालू किए थे 13-14 में, तो हम लोग पेड़ के नीचे टेबल लगाते थे। अप्रैल में अपना सीजन रहता था, तो हमारे पेड़ के नीचे हम लोग टेबल लगाते, अपना थोड़ा इसका छाता लगाते थे हम लोग, और उसके बाद टेबल लगाए उनको खाना खिलाते। बारिश आता था तो पूरे सब 100-150 लोग भागना चालू होते। तो फिर उन्हें हमारी ये गलती है, हम अगर उनको लेते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, तो हमको